हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू लेट्स क्रैक इट द विषय गुप्ता। तो गाइस वीडियो को पूरा देखिए, एंड तक वीडियो को देखिएगा। इसमें सब चीज़ें बताई गई हैं, बहुत अच्छे से आपको समझाया गया है, तो आप इसको पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। जो भी आपको डाउट आता है, कोई इसमें अगर सजेशन है, फीडबैक है, तो उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है यूट्यूब पे। और टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करिए। फ्री टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन करना बहुत ज़रूरी है। सारे अपडेट्स वहीं पे आते हैं, सब चीज़ें वहीं पे मिलती हैं, तो उसको ज्वाइन करना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोई भी डाउट है, कोई भी फीडबैक है, तो उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू लेट्स क्रैक इट विद अभिषेक गुप्ता। तो ये है एनसीईआरटी ज्योग्राफी हम कवर कर रहे हैं क्लास 7th की। इससे पहले क्लास 6th की ज्योग्राफी कंप्लीट हो चुकी है, उसकी वीडियो प्लेलिस्ट में है। जो ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट है एनसीईआरटी की, आप उसको पूरी देख लीजिए, जिससे कि आपकी 6th क्लास की एनसीईआरटी हो जाए। उसके बाद फिर हम 7th क्लास की एनसीईआरटी कवर कर रहे हैं, और ये सेकंड वीडियो है 7th क्लास की। इससे पहले जो फर्स्ट वीडियो है वो ऑलरेडी आ चुकी है। तो गाइस लगातार इन वीडियोस को देखते रहिएगा, जिससे कि आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन होती रहे। पूरी आप एनसीईआरटी अगर पढ़ लेंगे ज्योग्राफी की, लगभग 90% जो हमारे ज्योग्राफी का सिलेबस है वो एनसीईआरटी से ही कवर हो जाता है। बाकी 6 to 12 की एनसीईआरटी अगर हम कवर कर लें, उसके बाद फिर जो और बाकी बचता है 10% 15% की अगर हम बात करें, तो वो जीसी लियोंग की बुक है, या महेश बंडवाल हैं, या माजिद हुसैन सर की किताब है, तो हम उनको भी पढ़ सकते हैं। उसके बाद फिर हमारा वो 100% हम कहें कि हमारा जो ज्योग्राफी है एज अ प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा कवर हो जाएगा। ऑप्शनल नहीं होगा, ऑब्वियसली बात इसमें ऑप्शनल नहीं है, लेकिन प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से ये हो जाएगा। चलिए गाइस, बताना चाहूँगा अगर आपने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तब तक यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, जिससे कि उनको भी ये जो कंटेंट है वो मिल सके। साथ साथ बताना चाहूँगा कि एफआरओ मेंस के लिए टेस्ट सीरीज चल रही है। आरओ सचिवालय के लिए यानी सेक्रेटेरिएट के लिए कंप्लीट प्रिपरेशन बैच चल रहा है। अगर आपने इसको ज्वाइन कर लिया तो आगे आने वाली जितने भी परीक्षाएं हैं उत्तराखंड के अंदर, लेखपाल की परीक्षा है, जो भी यूकेपीएससी लेने वाला है, सभी की तैयारी आप इससे कर सकते हैं। डेली करंट अफेयर्स की पीडीएफ्स आप ले सकते हैं, और डेली एमसीक्यू जो प्रैक्टिस ग्रुप चल रहा है उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसको ज्वाइन करने के लिए आप 7665804421 पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए, हमने ये कल स्टार्ट कर लिया था, कल यहाँ तक पढ़ लिया था, और आज हमें स्टार्ट करना है इकोसिस्टम से कि इकोसिस्टम क्या होता है। यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र अगर हिंदी में कहें तो इकोसिस्टम को पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। कि पारिस्थितिकी तंत्र है क्या? तो इकोसिस्टम क्या है? ये अपने आप में एक सिस्टम है। इट इज़ अ सिस्टम फॉर्म्ड बाय द इंटरेक्शन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। यानी कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, चाहे वो प्लांट्स हों, एनिमल्स हों, या सिंगल सेल्ड एनिमल्स हों, जैसे कि बैक्टीरिया है, वायरस है। हालांकि वायरस में सेल नहीं होता है, लेकिन फिर भी ये जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जब उनका इंटरेक्शन होता है एक दूसरे के साथ, एंड विद द फिजिकल एंड केमिकल फैक्टर्स ऑफ द इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट के जो फिजिकल फैक्टर्स हैं, केमिकल फैक्टर्स हैं। फिजिकल का मतलब ये हुआ कि जो चीज़ें चेंज हो सकती हैं, मान लेते हैं अगर किसी फॉर्म में दोबारा चेंज हो सकती हैं। केमिकल का मतलब ये है कि अगर एक बार कोई चीज़ चेंज हो गई तो वापस से उस फॉर्म में नहीं आ सकती जिस फॉर्म में वो पहले हुआ करती थी। ऑल लिंक्ड बाय ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एंड मटेरियल्स। सभी चीज़ों में ऊर्जा का, एनर्जी का ट्रांसफ़र होना ही है। अगर जिस भी चीज़ों में ट्रांसफ़र का एनर्जी का ट्रांसफ़र होगा, वो सभी चीज़ें इकोसिस्टम के अंदर काउंट की जाएंगी। ऑल प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स, वो सभी की सभी अपनी जो उनके इमीडिएट सराउंडिंग्स हैं, यानी कि जो जिस परिवेश में जो रह रहा है, उनकी जो आसपास की जो चीज़ें हैं, सराउंडिंग्स हैं, उन पर डिपेंड करता है। ऑफन दे आर ऑल्सो इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर। और ये भी होता है कि प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स सब एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट भी हैं। आप देख सकते हैं कि हमें प्लांट से बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती हैं, कि डायरेक्टली एनिमल्स भी प्लांट्स पे डिपेंड रहते हैं, ह्यूमन बींग्स भी प्लांट्स पे डिपेंडेंट रहते हैं। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि हम जो है इंटरडिपेंडेंट हैं एक दूसरे के ऊपर। दिस रिलेशन बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स एज वेल एज द रिलेशन बिटवीन द ऑर्गेनिजम्स एंड देयर सराउंडिंग्स फॉर्म एन इकोसिस्टम। तो ये जो रिलेशन है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बीच में, और जो रिलेशंस हैं ऑर्गेनिज्म और सराउंडिंग्स के बीच में, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम इकोसिस्टम बोलते हैं। एक ऐसा सिस्टम है जिसमें सब आपस में एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन से रहते हैं, समन्वय के साथ रहते हैं। और अगर यहाँ पे समन्वय बिगड़ता है, कोऑर्डिनेशन बिगड़ता है, तो इकोसिस्टम भी बिगड़ता है। नेक्स्ट आती है बात ह्यूमन इन्वायरमेंट की। तो ह्यूमन बींग्स इंटरेक्ट विद द इन्वायरमेंट। सिंपल सी बात है, हम इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट करते हैं क्योंकि चारों तरफ इन्वायरमेंट के अलॉन्ग रहते हैं। एंड मॉडिफाई इट अकॉर्डिंग टू देयर नीड। और इंसान के साथ दिक्कत यह है कि वो अपने हिसाब से, अपनी ज़रूरतों के हिसाब से इन्वायरमेंट को मॉडिफाई कर देता है। यहाँ पे ये भी हो सकता था कि हम इन्वायरमेंट के हिसाब से मॉडिफाई हो जाएं, लेकिन इंसान अपनी बुद्धि की वजह से, यानी कि जो उनके पास जो मेंटल पावर है, उसकी वजह से हम जो इन्वायरमेंट है उसको अपने अपने हिसाब से कर लेते हैं। अर्ली ह्यूमंस अडेप्टेड देमसेल्व्स टू द नेचुरल सराउंडिंग्स। जो अर्ली ह्यूमंस आए थे,
जो अर्ली ह्यूमंस थे, जैसे कि डेनिसोवान थे या जो भी चीज़ें रही हैं उस टाइम पे, तो जो अर्ली ह्यूमंस थे उन्होंने खुद को नेचुरल सराउंडिंग्स के तहत ढाला। जिस तरह प्रकृति ने उनको दिया वो प्रकृति की तरह ढले, बाद में इंसान ने प्रकृति को मानव की तरह ढाल दिया। दे लेड अ सिंपल लाइफ एंड फुलफिल्ड देयर रिक्वायरमेंट्स फ्रॉम द नेचर अराउंड देम। तो वो बहुत ही सिंपल लाइफ जीते थे, उनके लिए कोई यूपीएससी या कोई उत्तराखंड पीसीएस जैसी चीज़ें नहीं हुआ करती थी, तो बहुत ही सिंपल लाइफ जीते थे और अपनी रिक्वायरमेंट्स को नेचर के रूप से, यानी कि नेचर जो उनको प्रोवाइड करती थी उन्हीं सभी चीज़ों से वो अपनी रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर लेते थे। विद टाइम नीड्स ग्रू एंड बिकेम मोर वेरिड। जैसे 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 टाइम बढ़ता चला गया तो जो नीड्स हैं वो भी बढ़ती चली गई, नीड्स ग्रू एंड बिकेम मोर वेरिड, और बहुत ज़्यादा वैरायटी आती चली गई हमारी ज़रूरतों में। बात यह है कि देखिए दो चीज़ें होती हैं, एक चीज़ होती है नीड और एक वर्ड होता है वांट। तो हमको हमारी नीड में और वांट में डिफरेंस करना चाहिए या करना होगा ह्यूमन बींग्स को। तो नीड तो हमारी बहुत कम ही रहती है, हमारी जो वांट्स हैं ये हमारी बढ़ती चली जाती हैं। ज़रूरतें तो कम होती हैं लेकिन इच्छाएं ज़्यादा होती हैं। तो वांट इच्छा में आता है और ज़रूरतें नीड में आती हैं। तो नीड ऑब्वियसली कम होती है, नीड आप कम में भी आप सेटिस्फाई रहेंगे, लेकिन जो हमारी ज़रूरतें तो लिमिटेड हो गई, लेकिन जो हमारी इच्छाएं हैं, जो हम चाहते हैं कि हमारे पास ये हो, तो ये वांट में आता है। इसी वजह से ह्यूमन बींग्स ने इन्वायरमेंट का, नेचर का जो दोहन है, शोषण है, एक्सप्लॉयटेशन है, उसको करना स्टार्ट कर दिया। तो दे लर्न टू ग्रो क्रॉप्स, डोमेस्टिकेट एनिमल्स एंड लीड अ सेटल्ड लाइफ। उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने क्रॉप्स उगानी शुरू करी, फिर एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करना यानी कि उनको पशुपालन का काम शुरू कर दिया। उसके बाद उन्होंने सेटल्ड लाइफ जीनी शुरू कर दी, यानी कि जहाँ पे वो एक जगह पे रह के सेटल हो सकें। द व्हील वॉज इन्वेंटेड, पहिए का निर्माण हुआ, आविष्कार हुआ। सरप्लस फूड वॉज प्रोड्यूस्ड, फूड को ज़्यादा बनाने लगे, यानी कि अपने ज़रूरतों के हिसाब से तो बनाने लगे, साथ ही साथ कुछ और चीज़ें अपने पास खरीदने के लिए उसको मार्केट में जिससे कि बेच सकें, तो सरप्लस फूड भी प्रोड्यूस करने लगे। बार्टर सिस्टम इमर्ज हो गया। उस टाइम पे करेंसी नहीं थे, कॉइन्स नहीं थे, नोट्स नहीं थे, तो उस टाइम पे बार्टर सिस्टम चलता था कि अगर मान लेते हैं तुम्हें अनाज की ज़रूरत है और मुझे जूतों की ज़रूरत है, तो मैं कोई ऐसा पर्सन ढूंढूंगा जिसको अनाज की ज़रूरत होगी और इसके पास जूते होंगे, तो वो मुझे जूते दे देगा मेरी ज़रूरत के हिसाब से, मैं उसको उसकी ज़रूरत के हिसाब से अनाज दे दूँगा। ट्रेड स्टार्टेड एंड कॉमर्स डेवलप्ड, और इस तरह से ट्रेड यानी कि व्यापार शुरू हुआ, और जो कॉमर्स है यानी कि जो वाणिज्य है, ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है ये डेवलप होना शुरू हो गया। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन एनेबल्ड लार्ज स्केल प्रोडक्शन। जब अगर हम 1750s के बाद से देखें तो 18th सेंचुरी में या 1750s के बाद से सेकेंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी, जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जब स्टार्ट हुआ, औद्योगिक क्रांति जब स्टार्ट हुई, तो उसके वजह से इंग्लैंड के अंदर जब शुरू हुई थी, तो उसके बाद से यूरोप के अंदर, तो उसके बाद से बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोडक्शन होना शुरू हो गया लार्ज स्केल पे। ट्रांसपोर्टेशन बिकेम फास्टर, जो ट्रांसपोर्टेशन था एक जगह से दूसरी जगह जाने का जो ज़रिया था वो बहुत तेज़ी से होने लगा कि हम एक जगह से दूसरी जगह बहुत तेज़ी से जा सकते हैं। इंफॉर्मेशन रिवॉल्यूशन मेड कम्युनिकेशन ईजियर। इन्फॉर्मेशन में जब रिवॉल्यूशन आया तो हमारा जो कम्युनिकेशन था, एक दूसरे से बातचीत करने का जो तरीका था, वो बहुत आसान हो गया। एंड स्पीडी अक्रॉस द वर्ल्ड, और आज के टाइम पे तो आप देख सकते हैं कि बहुत ही आसान है। कोई पर्सन अगर आप इंडिया में हैं, दूसरा पर्सन मॉरिशस में भी है, इंग्लैंड में है, कहीं पे भी है, आप व्हाट्सएप कॉल के थ्रू, वीडियो कॉल के थ्रू, स्काइप के थ्रू, देयर आर लॉट्स ऑफ सोर्सेज अवेलेबल कि हम कई सारी चीज़ों के थ्रू उनसे बातचीत कर सकते हैं। अ परफेक्ट बैलेंस इज़ नेसेसरी बिटवीन द नेचुरल एंड ह्यूमन इन्वायरमेंट। तो अब इंपॉर्टेंट बात ये आती है कि बैलेंस की ज़रूर है। इंसान के द्वारा, मानव के द्वारा निर्मित जो पर्यावरण है, जो इन्वायरमेंट है, और नेचर के द्वारा जो दिया गया इन्वायरमेंट है, उनके बीच में अगर एक बैलेंस नहीं बनेगा, दोनों में से कोई भी चीज़, हालांकि नेचर अगर ऊपर हो जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन ह्यूमन का बनाया हुआ इन्वायरमेंट अगर ऊपर रहेगा तो दिक्कत रहेगी। ह्यूमन्स मस्ट लर्न टू लिव एंड यूज़ द इन्वायरमेंट इन अ हारमोनियस वे। अब ये इंपॉर्टेंट बात है कि ये गवर्नमेंट कह रही है कि ह्यूमन्स मस्ट लर्न टू लिव, यानी कि ह्यूमन्स को जरूर ऑन 5 जून एवरी ईयर द वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे सेलिब्रेटेड। इंपॉर्टेंट चीज़ है कि 5 जून को हर साल वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे मनाया जाता है। आपको बताना है कि 5 जून 2022 को जो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे मनाया गया था उसका थीम क्या था, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। और बार्टर सिस्टम क्या होता है, हालांकि मैं बता चुका हूँ आपको कि इट इज़ अ ट्रेड इन विच गुड्स आर एक्सचेंज विदाउट द यूज़ ऑफ मनी, यानी कि इसमें पैसे का इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन सामान का एक्सचेंज हो जाता है। कि जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि मुझे गेहूं चाहिए या मुझे जूते चाहिए और किसी को गेहूं चाहिए, अनाज चाहिए, तो हम कोई आपस में ऐसा पर्सन ढूंढेंगे, दो जने ऐसा पर्सन ढूंढेंगे जिसको आपस में उन्हीं चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी जो हम एक्सचेंज कर सकते हैं, तो उसी को बार्टर सिस्टम कहते हैं। तो ये था चैप्टर 1। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं चैप्टर 2। तो चैप्टर 2 आता है, सबसे पहली बात आ रही है इनसाइड आवर अर्थ। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा कि पृथ्वी के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं।
देखिए बहुत ही समझने वाली चीज़ें हैं, अगर आप इसको समझते चले गए तो आप फिगर्स के थ्रू हम समझते चले जाएंगे, आपको सब चीज़ें समझ में आ जाएंगी। बस लगातार वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। सबसे पहले कहता है कि अर्थ एक डायनामिक प्लैनेट है। इंपॉर्टेंट बात यह है, डायनामिक प्लैनेट का मतलब ये हुआ कि एक गतिशील ग्रह है, यानी कि ऐसा नहीं है कि धरती एक बार बन गई तो ये स्टैटिक है, रुकी हुई है, ऐसा नहीं है। इसके अंदर, धरती के अंदर जो हमें नहीं दिखता है, धरती के अंदर बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं जिसका परिणाम हमको दिखता है। जैसे कि अर्थक्वेक के रूप में भूकंप आता है, तो वो धरती के अंदर क्योंकि कुछ चीज़ें हलचल होती है, उसी रूप में हमें अर्थक्वेक दिखता है। वोल्केनो जो इरप्शन होता है, ज्वालामुखी फटता है, वो हमें जो दिख रहा है वो धरती के अंदर डायनेमिक है, क्योंकि धरती के अंदर कुछ चीज़ हो रही है, इस वजह से हमें ये चीज़ प्रतीत होती है बाहर। इंटीरियर ऑफ द अर्थ अगर हम देखें तो इट इज़ कॉन्स्टेंटली अंडरगोइंग चेंजेस इनसाइड एंड आउटसाइड। तो ये भी पढ़ लेते हैं कि जो धरती है वो लगातार अंदर से और बाहर से दोनों तरफ से चेंज होती रहती है। वो चेंज कैसे हो रही है, कहाँ पे हमें वो चीज़ें दिखती हैं, वो हम देखेंगे आगे। धरती के आंतरिक भाग की अगर हम बात करें, इंटीरियर ऑफ द अर्थ की बात करें, तो अर्थ इज़ मेड अप ऑफ सेवरल कॉन्सेंट्रिक लेयर्स विद वन इनसाइड एंड अदर, यानी कि एक के अंदर एक लेयर है पृथ्वी के अंदर। द अपरमोस्ट लेयर ओवर द अर्थ सर्फेस इज कॉल्ड द क्रस्ट, इट इज़ द थिनेस्ट ऑफ ऑल द लेयर्स। अब देखिए, अगर हम धरती का एक पार्ट बनाएं, अगर आप पूरी धरती में से एक स्लाइस काटेंगे ये, तो मान के चलिए कि ऊपर वाला जो ये हिस्सा है ये क्रस्ट है, जिसको भूपर्पटी भी कहते हैं हिंदी में। फिर यहाँ तक आएगा मेंटल, MENTLE, और नीचे आएगा कोर, CORE। तो ये तीन हिस्से हैं, क्रस्ट है, फिर मेंटल है और फिर कोर है। तो ये धरती के अंदर अलग अलग लेयर्स होती हैं जो जाती हैं। इट इज़ अबाउट 35 किलोमीटर्स ऑन द कॉन्टिनेंटल मासेस एंड ओनली 5 किलोमीटर ऑन द ओशन फ्लोर्स। अब देखिए, जो क्रस्ट है, इस क्रस्ट के ऊपर ही, अब ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो क्रस्ट है, इस क्रस्ट के ऊपर ही ज़मीन पे इंसान भी रहते हैं और पानी, यानी कि समुद्र वाला जो हिस्सा है वो भी क्रस्ट के ऊपर ही है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इस तरह से इस फिगर को समझ सकते हैं कुछ, कि यहाँ पे अगर देखें तो ये क्रस्ट है और ये क्रस्ट कुछ इस तरह से जा रही है, ठीक है। यहाँ पे ये अगर हम इस तरह से देखें, ये इस तरह से कुछ आप देख सकते हैं, यहाँ पर समुद्र का पानी है, मान लेते हैं ये ओशन है, ये सी है या ओशन है, और ये लैंड है। तो इंसान यहाँ रह रहा है लैंड पे, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे नीचे मेंटल है, मान लेते हैं, या मेंटल शुरू हो रहा है, तो ये 35 से 40 किलोमीटर की डेप्थ है इसकी। और यहाँ पे समुद्र में अगर देखेंगे, समुद्र, क्योंकि समुद्र काफ़ी गहरा हो गया, तो यहाँ पे तो पानी भरा हुआ है ओशन में, तो ये जो नीचे है ये बस 5 किलोमीटर की ही क्रस्ट की यहाँ पे मोटाई है। तो कॉन्टिनेंटल मासेस में अगर हम देखें, कॉन्टिनेंट्स में जहाँ पे ज़मीन है, इंसान रहते हैं, वहाँ पर तो 35 किलोमीटर की मोटाई होगी। और जो ओशन के फ्लोर हैं, बिल्कुल आप ओशन के तल पे जब पहुँच गए, पैसिफिक ओशन के अगर आप तल पे पहुँच जाएंगे, तो वहाँ से 5 से 6 किलोमीटर की गहराई रह जाती है बस कोर की, या सॉरी क्रस्ट की। द मेन मिनरल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द कॉन्टिनेंटल मास आर सिलिका एंड एल्यूमिनियम। ये ध्यान रखिएगा, जो क्रस्ट है वो सियाल से बना है, SiAl। SI स्टैंड्स फॉर सियाल एंड Al स्टैंड्स फॉर एल्यूमिना या एल्यूमिनियम। तो सियाल यानी कि सिलिका एंड एल्यूमिनियम, तो उसको हम सियाल बोल देते हैं शॉर्ट में। इट इज़ दस कॉल्ड सियाल, यानी कि SI फॉर सिलिका एंड Al फॉर एल्यूमिना। द ओशनिक क्रस्ट मेनली कंसिस्ट्स ऑफ सिलिका एंड मैग्नीशियम। लेकिन जो ओशनिक क्रस्ट है वहाँ पे सिलिका और मैग्नीशियम होता है, इसको सीमा बोलते हैं। इट इज़ देयरफॉर कॉल्ड सीमा, यानी कि सिलिका एंड मैग्नीशियम। जस्ट बीनीथ द क्रस्ट इज द मेंटल विच एक्सटेंड्स अप टू अ डेप्थ ऑफ 2900 किलोमीटर्स बिलो द क्रस्ट। यानी कि 0 से लेके 35 किलोमीटर तक हम कह सकते हैं कि क्रस्ट है, और उसके बाद से लेके 2900 किलोमीटर, यानी कि 2900 किलोमीटर तक ज़मीन के अंदर वो मेंटल है। द इनर मोस्ट लेयर इज़ द कोर विद अ रेडियस ऑफ अबाउट 3500 किलोमीटर्स। उसके बाद फिर 2900 किलोमीटर से लेके 6370 किलोमीटर तक या 6371 किलोमीटर तक कोर, जहाँ पे धरती का सेंटर माना जाता है, तो वहाँ तक फिर पूरा कोर का एरिया है, और वो 3500 किलोमीटर है। हालांकि हम जब आगे पढ़ेंगे तो हम ये भी समझेंगे कि मेंटल में भी अपर मेंटल, लोअर मेंटल होता है, और कोर में भी इनर कोर और आउटर कोर होता है, ये भी हम अभी आगे देखेंगे। इट इज़ मेनली मेड अप ऑफ निकल एंड आयरन, और जो कोर है वो निकल से और आयरन से बना है, इसलिए उसको निकल स्टैंड्स फॉर Ni और आयरन स्टैंड्स फॉर Fe, तो उसको हम निफे भी बोलते हैं। इट इज़ मेनली मेड अप ऑफ निकल एंड आयरन एंड इज कॉल्ड निफे, यानी कि निकल और फेरस यानी कि आयरन। द सेंट्रल कोर हैज़ अ वेरी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो जो धरती का कोर है उसका टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा हाई रहता है, प्रेशर भी उसमें बहुत ज़्यादा हाई रहता है। द डीपेस्ट माइन इन द वर्ल्ड इज़ इन साउथ अफ्रीका। अब इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, ये कुछ फैक्ट्स हैं जो NCERT कवर करता रहता है, साथ साथ उसको भी हमें कवर करना ज़रूरी है, कि जो डीपेस्ट माइन है दुनिया की वो कहाँ पे है, वो साउथ अफ्रीका में है, और वो 4 किलोमीटर डीप है। इन सर्च फॉर ऑयल इंजीनियर्स हैव डग अ होल ऑफ अबाउट 6 किलोमीटर डीप। देखिए, धरती के अंदर खोद पाना बहुत मुश्किल होता है, जैसे आप
अंदर खोदते जाते हैं टेम्परेचर बढ़ता चला जाता है। तो जो डीपेस्ट माइन है साउथ अफ्रीका में वो 4 किलोमीटर डीप है, गहरी है, और तेल की खोज में इंजीनियर्स ने 6-6 किलोमीटर ज़मीन के अंदर गड्ढा खोद दिया है। टू रीच टू द सेंटर ऑफ द अर्थ, अगर आपको उस धरती के सेंटर पहुंचना है, जो कि पॉसिबल नहीं है, वी विल हैव टू डिग अ होल ऑफ 6000 किलोमीटर डीप ऑन द ओशन फ्लोर। समुद्र से स्टार्ट करते हुए 6000 किलोमीटर अंदर जाना पड़ेगा हमें, अगर हमें धरती के सेंटर पे पहुंचना है, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये क्रस्ट है, यहाँ पे सबसे ऊपर क्रस्ट है, फिर ये क्रस्ट के ऊपर ही लिथोस्फेयर है जहाँ पे हम रहते हैं, फिर ये पूरा मेंटल का एरिया है, और फिर यहाँ पे ये कोर और मेंटल की बाउंड्री है, फिर आउटर कोर आता है, और फिर ये इनर कोर आता है। यानी कि ये ऊपर परपटी है, फिर ये स्थल मंडल यानी कि लिथोस्फेयर है, फिर ये मेंटल है, हिंदी में मेंटल ही कहते हैं, फिर कोर और मेंटल की बाउंड्री है यानी कि कोर और मेंटल की सीमा है, फिर बाह्य कोर है और आंतरिक कोर है। तो ये स्ट्रक्चर है पृथ्वी का, ये इंटीरियर ऑफ द अर्थ है। और यहाँ पे अगर हम कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशनिक क्रस्ट की बात करें कि जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है यानी कि महाद्वीपीय जो भूपर्पटी है और महासागरीय जो परपटी है वो कैसे होती है, उसको हम देखने की कोशिश करते हैं। कि अगर कॉन्टिनेंटल क्रस्ट देखें तो आप देख सकते हैं कि ये कितनी गहरी है यहाँ पे, ठीक है, और ओशनिक क्रस्ट देखें तो ये बिल्कुल ख़त्म हो जा रहा है यहाँ पे। तो ओशन की तो बहुत कम हो गई, लेकिन जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा हो गई। द क्रस्ट फॉर्म्स ओनली 1% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ। जो क्रस्ट है, जो भूपर्पटी है, वो मात्र 1%, जो भी वॉल्यूम है, अर्थ का वॉल्यूम अगर 100% है, उसमें से मात्र 1% जो वॉल्यूम बनाती है वो सिर्फ और सिर्फ कौन बनाता है, क्रस्ट बनाता है। और 84% जो है वो मेंटल बनाता है, और मात्र 15% कोर बनाता है। तो सबसे ज़्यादा अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि धरती के वॉल्यूम में से क्रस्ट मेंटल कोर में सबसे ज़्यादा वॉल्यूम किसका है, किसका योगदान है, तो मेंटल का है 84%, 1% है क्रस्ट का, और 15% है कोर का। धरती की रेडियस 6371 किलोमीटर है, टू बी वेरी प्रिसाइज। नेक्स्ट आता है रॉक्स एंड मिनरल्स। देखिए रॉक्स एंड मिनरल्स से नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, और इन चीज़ों का आप नोट्स बनाते चल जाइएगा। बाकी जो स्टूडेंट्स ने सचिवालय वाला बैच ज्वाइन किया हुआ है उन सबको ये नोट्स मिल रहे हैं, उन सबको ये डेली नोट्स मिलते रहते हैं। तो आप सचिवालय वाला बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे कि आगे आने वाली जितनी भी परीक्षाएं हैं आप सबकी तैयारी कर पाएँ। कोई भी डाउट आता है आपका, कोई भी सेशन है, कोई भी फीडबैक है, तो उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू एंड बाय बाय।